गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग जो है अभी चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। ये चैप्टर जो है चैप्टर 16, 6 और 11 के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर 6 एंड 11 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि पहले के टॉपिक से कहीं से भी इस तरीके से रिलेटेड हो कि आपको इसमें कोई टॉपिक समझ ना आए। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने जो जेनेटिक्स पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन हम किस तरीके से हमारी रियल लाइफ में कर सकते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बायोफार्माक्यूटिकल्स या फिर बायोलॉजिकल्स चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब बायोफार्माक्यूटिकल्स यानी होते हैं कि बायोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल बैक्टीरिया से या फिर किसी ऐसे सब्सटेंस से कुछ ऐसी दवाइयाँ वगैरह बनाना जो कि हमारे अंदर फार्मेसी के बेस पे काम करे। फार्मेसी के अंदर आती है आपके मेडिसिन सॉरी, ठीक है। और इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फंजाई प्लांट्स वगैरह बनते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से भी दे चुकी है कि इससे थेरापेटिक्स बनते हैं। थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ठीक है। कुल मिलाकर ये कुछ तरीके की एक मेडिसिन होती है जो कि आप लोगों को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत जो डिजीज़ है या फिर कोई कमी हो चुकी है वो किसी बाहर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर किसी बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो हमें वो चीज़ मिले। इसके एग्जांपल्स जो है वो आपके फर्दर इस चैप्टर के अंदर आगे बताए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ भी दे रखी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनती है। और प्रोसेस्ड फूड यानी जो हम मतलब बना बनाया पैक्ड फूड वगैरह जो खाते हैं। और बायो रिमेडिएशन यानी होता है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो किसी इन्वायरमेंट को इनको क्लीन करना, मतलब एक तरीके का वेस्ट ट्रीटमेंट टाइप में मान लो। ये वेस्ट ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बायो रिमेडिएशन का मतलब भी एक तरीके से वही चीज़ है कि किस तरीके से हम बायोलॉजिकली जो है वो अलग अलग बैक्टीरियाज या फिर किसी चीज़ को यूज़ करके उस इन्वायरमेंट को पार्टिकुलरली क्लीन करते हैं। अब ये चीज़ जो है वो 3 चीज़ें बताई हुई है आपको कि 3 क्रिटिकल रिसर्च जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के एरियाज़ में कुछ इस तरीके से है। मतलब इन तीनों चीज़ों पे जो है बायोटेक जो है वो कम्प्लीटली वर्क करती है, ठीक है। मेन चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस काफ़ी ज़्यादा इससे अब जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। ये एनसीईआरटी जो है वो आपकी काफ़ी पहले आ चुकी थी। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को इस चीज़ के अंदर दे रखा है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करवाना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है रिएक्शन को कौन करवाता है? आपका कैटलिस्ट के रूप में किसी भी बायोटेक को यूज़ करना या फिर किसी भी बायो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सेकेंड आता है कि किसी भी कैटलिस्ट वगैरह को एक्ट करने के लिए उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाना किसी भी तरीके की जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं अभी आप लोगों को केवल बेस लेवल पे समझनी है। इसके अंदर आप लोगों को डिटेल्स नहीं दी हुई है कि किस तरीके से जो है ये इस चीज़ को मेंटेन कर रहा है। और थर्ड चीज़ आती है किसी भी प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ के दौरान जो है वो उनको फिल्टर करना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब वो टेक्नोलॉजीज़ होती है जो कि आपके मतलब एक तरीके से देख लो फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट है, ठीक है। किसी भी इम्प्योर कंपाउंड से या फिर किसी भी कोई इम्प्योर चीज़ से प्योरिटी वाली चीज़ को जो है अगर आप लोग प्राप्त करते हो तो वो चीज़ क्या कहलाता है? आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ कहलाता है। इस चीज़ के बारे में जो है वो चैप्टर 11 में भी आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि हम लोग इस वीडियो के बाद जो वीडियो सेंड होगी उसमें बताएंगे। अब देखो आप टॉपिक 12.1 बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, किस तरीके से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया जाता है हमारे खेती बाड़ी के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर। कुछ एक चीज़ें जो हैं आपको 1-2-3 पॉइंट इस तरीके से दिए हुए हैं कि आपकी खेती जो है वो इस तरीके से की जा सकती है। फर्स्ट आपको दे रखा है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यानी यहाँ पे आपके पुराने मतलब सीड वगैरह को भी आप यूज़ कर रहे हो और फर्टिलाइजेशन वगैरह और फर्टिलाइजर्स वगैरह को भी यूज़ कर रहे हो जो कि केमिकल बेस्ड है। सेकेंड आती है आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब होता है जिस तरीके से हम पुराने कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग जो है वो पुराने तरीके से प्लांट को ब्रीड आउट करते हैं या फिर पुराने तरीके से जो खेती करते हैं, मतलब नेचुरल खाद का यूज़ करके, नेचुरल बीज का यूज़ करके, ठीक है। और थर्ड आता है आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है कि हम लोग जो है वो एक ऐसे प्लांट को ही डेवलप कर दें जो कि जो है वो हाई यील्ड दे और हमें जो है वो डिजीज़ से भी बचाए, ठीक है। हमें बचाए
बचाए का मतलब उस प्लांट को जो है वो दूसरी वेरियस डिजीज से बचाए। तो ये 3 तरीके की जो प्रोसेस है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से की जा सकती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था उसने जो है फूड सप्लाई को ट्रिपल करने में मदद कर दिया था, लेकिन ये चीज़ मुमकिन नहीं हुई थी कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनकी जो है रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को वो वहाँ पे फुलफ़िल कर सके। ठीक है, लेकिन हाँ, और ये सारी की सारी इंक्रीज यील्ड जो हुई है किसी भी खेती बाड़ी के अंदर वो किस वजह से हुई है, जो हमारे किसान हैं वो जो इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ यूज़ कर रहे हैं और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगा रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, जिससे कि क्रॉप्स जो है वो लॉस होने से बचे। ठीक है, बेटर यील्ड कब मिलेगी, जब आपका प्लांट हेल्दी होगा, और दूसरी बात है जो उस पर बाहर की तरह की कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो है वो अटैक नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ये चीज़ मानी गई थी कि जब फार्मर जो है वो इस डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जब वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे तो इनको एक दिक्कत ये आ रही थी कि एग्रो केमिकल्स जो थे, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और इनका जो एग्रोकेमिकल्स जो थे वो तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव थे। और अगर एग्रोकेमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं और वो पुराने कन्वेंशनल ब्रीडिंग यानी होती है जो पुराना नेचुरल ब्रीडिंग मेथड है, मतलब रेगुलर खाद यूज़ करना और ये करना, तो इनसे जो है वो इतना यील्ड नहीं हो रहा था। मतलब अगर नया चीज़ यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और अगर पुराने तरीके से करते हैं तो उससे जो है वो यील्ड जो है उनकी हाई नहीं आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसने मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, जिसे कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के खर्चे को रोकने के लिए उस प्लांट को जो है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है, उस प्लांट को जो है हम लोगों को इस तरीके से बनाना है कि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव ही ना कर पाए। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो प्लांट जो है वो खुद ही इतना सक्षम हो कि मतलब वो अपने आप ही डिजीज़ रेजिस्टेंट रहे। अब आप लोगों को देखो इस चीज़ में ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पैराग्राफ है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स जो होते हैं जिनके जीन्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके की मैनिपुलेशन के द्वारा बदल दिए गए हैं, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं वो बहुत तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों को देखनी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या बेनिफिशियल्स रहता है। फर्स्ट बेनिफिट आप लोगों को ये चीज़ बता रखी है कि ये जो होता है जेनेटिकली जीएमओ जो है आपके, ठीक है, ये क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा टॉलरेंट बना देते हैं अबायोटिक स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। अबायोटिक स्ट्रेस को हैंडल करना का मतलब होता है ठंड, सूखा, बारिश, बरसात, इन सबको हैंडल करना। दूसरा है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो है ये लोग कम डिपेंडेंट होते हैं, लोग का मतलब ये प्लांट्स जो है वो कम डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका आता है कि हार्वेस्टिंग के बाद का जो लॉस होता है किसी भी तरीके का, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर हम केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा ज़मीन भी जो है वो ख़राब होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा प्लांट ही खुद ही अपने आप में ही मॉडिफाइड रहेगा तो हमें उसको ज़्यादा केमिकल्स से मतलब लादने की उस ज़मीन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी बचाता है। पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है कि प्लांट्स का जो मिनरल यूसेज है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब वो प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स जो है वो सॉइल से गेन कर पाता है। और फिफ्थ जो है वो चीज़ ये है कि इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनके अंदर सभी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी भी एक डिज़ायरेबल प्लांट में हम लोगों को चाहिए होगी, जिससे हमें कम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़े। अब ये चीज़ भी आप लोग देखना कि इन यूजेस के साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं उन्हें टेलर मेड प्लांट्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। अब देखो टेलर मेड प्लांट्स क्या होते हैं। टेलर मेड प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स जिसमें हम कोई ना कोई डिज़ायरेबल हमारी मतलब क्वालिटी जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर हम चाहें कि ये प्लांट डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ठीक है,
और हमने अगर उसको उस तरीके से मॉडिफाई किया है तो वो एक टेलर मेड प्लांट है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी लीव्स ज़्यादा अच्छी हो तो भी वो टेलर मेड प्लांट है, और अगर हम चाहते हैं कि उसका फ्रूट ज़्यादा अच्छा हो, मतलब कुल मिलाकर जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमें चाहिए अगर वो चीज़ उसके अंदर आ रही है तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, उसकी मतलब उसको टेलर मेड प्लांट बना सकती है। ठीक है, और ये टेलर मेड प्लांट्स का यूजुअली यूज़ किसके लिए किया जाता था, इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टार्च वगैरह के लिए, फ्यूल के लिए और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब कॉमन सेंस से भी अगर हम लोग पता लगाए तो फार्मेसी के अंदर, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह बनाने में। बायोटेक्नोलॉजी की कुछ एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हमें पता चलेगा कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट वो जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट किस तरीके से बनते हैं ये आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर है ये टॉपिक। आपको इस पैराग्राफ के अंदर में जो है एक ब्रीफ एग्जांपल दिया हुआ है बीटी टॉक्सिन का। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी टॉक्सिन के बारे में बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जो है वो एक बैक्टीरिया से मिलकर बना हुआ होता है जिसे कि बैसिलस थेरेंजेनेसिस कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहा जाता है। बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो इस बैक्टीरिया से निकाला जाता है और प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है ताकि प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट से बच सकें बिना किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के यूज़ के। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये खुद ही एक बायोपेस्टिसाइड है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से हमने ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जिसके अंदर ये बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसा कौन सा टॉक्सिन सब्सटेंस था जो इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है इन चीज़ों में, तो आप बीटी टॉक्सिन लिखोगे। बीटी टॉक्सिन कहाँ से पाया जाता है, बैसिलस थेरेंजेनेसिस से पाया जाता है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर बुक में गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है बीटी कॉटन का। बैसिलस थेरेंजेनेसिस के कुछ स्ट्रीम्स जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेन्स पाए जाते हैं जो कि कुछ प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कुछ एक इंसेक्ट्स को मार देते हैं। कुछ इंसेक्ट्स का नेम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, बुक के अंदर मेंशन है, जैसे कि लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस और कोलियोप्टेरेंस, और इनके एग्जाम्पल्स भी इसमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और आपका ये जो बैसिलस थेरेंजेनेसिस है, अब देखो ये वर्क किस तरीके से करता है, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीटी टॉक्सिन वर्क किस तरीके से करता है। बीटी टॉक्सिन्स जब भी ग्रो होते हैं तो वो अपनी लाइफ टाइम की एक ऐसी स्टेज आती है जब वो प्रोटीन का क्रिस्टल बना लेते हैं। ये क्रिस्टल्स जो हैं उनके अंदर एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन क्या करता है, इंसेक्ट्स के लिए या किसी भी इंसेक्ट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। अब ये चीज़ है कि अगर हम इस हानिकारक सब्सटेंस को प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो प्लांट को ख़त्म क्यों नहीं करता है। ठीक है, आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बीटी टॉक्सिन्स जो है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल क्यों नहीं है, तो इसका आंसर भी जो है वो जस्ट आपकी जो क्वेश्चन मार्क वाली लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है उसके बाद एक्चुअली स्टार्ट है। ठीक है, वहाँ से वो जो आपका इसका आंसर आपको मिलेगा। इस आंसर के अंदर ये चीज़ है कि बीटी टॉक्सिन का जो प्रोटीन होता है वो हमारे प्लांट के अंदर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के नाम से रहता है, मतलब इनएक्टिव स्टेज में वो जो है वो पाया जाता है। कोई भी इंसेक्ट अगर उस प्लांट के ऊपर बैठेगा और उस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा तो उस इनएक्टिव टॉक्सिन का भी कुछ हिस्सा जो है वो उस इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो इंसेक्ट की गट के अंदर जाता है या फिर इंसेक्ट के पेट के अंदर जाता है तो वहाँ के एल्कलाइन पीएच होने की मदद से वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स जो था वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो टॉक्सिन एक्टिवेट होता है तो वो क्या होता है कि उसकी आंतों की जो एपिथेलियल सेल होती है ना, मिड गट एपिथेलियल सेल्स, इस तरीके का कोई टर्म आप लोगों को यहाँ पर बुक के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि उसके आंतों के ऊपर की जो सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स हमेशा एपिडर्मिस में पाई जाएगी। एपिडर्मिस यानी आपकी टॉप मोस्ट लेयर्स मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो मिड गट की जो वो बिल्कुल अंदर ही वाली लेयर होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, वो बाइंड होने लग जाता है वो टॉक्सिन, और धीरे धीरे जो है वो उसमें छेद क्रिएट करने लग जाता है। और जैसे जैसे उसमें पोर्स क्रिएट होने लगते हैं तो उसका इंसेक्ट का पूरा जो वो गट है उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है और उसमें लाइसिस होने लग जाता है। लाइसिस का मतलब है वो टूटने सी लग जाती है। ठीक है, और जब गट जो है वो आपस में उसमें छेद होके वो पूरी गट खराब होने लग जाती है तो इवेंचुअली क्या हो जाता है, वो उस इंसेक्ट की डेथ वहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हुआ,
थोड़े ही नुकसान से जो है वो आपने एक इंसेक्ट को जो है वो वहाँ पर मार दिया, ठीक है। ये काफ़ी जल्दी होती है ये प्रोसेस। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि कौन सा इंसेक्टियल मतलब बीटी टॉक्सिन कैसे वर्क करता है या फिर वो प्लांट के लिए हानिकारक कैसे नहीं है, तो दोनों के दोनों चीज़ें का आंसर जो है वो मैंने लास्ट में जो ये 3-4 लाइंस पढ़ाई है उसी के अंदर है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स जो होते हैं उन्हें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से अलग करके निकाला जाता है और वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर डाल दिए जाते हैं। अब ये जीन का चूज़ करना कि बीटी टॉक्सिन की किस तरीके की जीन जो है वो हम किस तरीके की क्रॉप में डालें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है और किस तरीके के पेस्ट को हमें मारना है। पेस्ट यानी होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। एक तरीके से इंसेक्ट मान सकते हो या फिर कोई कीड़ा जो प्लांट्स के अंदर लग जाता है, तो वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं, उस तरीके से ये बात बताई गई है आप लोगों को, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, अब देखो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार देखना इस चीज़ को कि टॉक्सिन्स जो होते हैं वो एक जीन से कोड किए जाते हैं जिसका नाम है, उस जीन का नाम है क्राई। बहुत सारी क्राई जीन्स जो है वो पाई जाती है, जैसे कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि क्राई IAC या फिर क्राई IIAB से कंट्रोल होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉटन बॉल वॉर्म्स को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्राई IAC और क्राई IAB जो है उन दोनों का वर्क क्या रहेगा कि अगर कॉटन के ऊपर कोई बॉल वॉर्म्स आ जाते हैं, बॉल वॉर्म्स यानी कीड़े वगैरह, है ना, तो ये उसको ख़त्म कर देता है। और दूसरा जो क्राई IAP है वो क्या करेगा, आपके कॉर्न बोरर को ख़त्म कर देगा। कुल मिला के ये 2-3 जो है आपको क्राई प्रोटीन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये जो है वो कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करता है और ये जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। तो ये कम्प्लीटली जो है वो आपका बीटी टॉक्सिन के बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक, मतलब न्यू टॉपिक तो नहीं मान सकते, लेकिन जो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि किस तरीके से जो है वो जेनेटिकल मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट किस तरीके से बनाती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने लायक भी है। अभी तक भी आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो एक थ्योरेटिकली कॉमन सेंस से आप लोग जो है वो पता लगा सकते हो। उसमें बस एक ही चीज़ टफ थी, बीटी टॉक्सिन वाली। टफ तो क्या थी, मतलब समझने लायक थी। अब देखो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर क्या था, देखो कुछ नीमाटोड्स जो होते हैं, नीमाटोड्स मैंने 11th क्लास में अगर हम लोगों ने पढ़ा हो तो एस्के हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, वो चीज़ें, ठीक है। कुछ नीमाटोड्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो एज ए पैरासाइट रहते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। एक नीमाटोड जिसका नाम है मेलोडिजिनी इग्नोक्सिया, ठीक है, ये क्या करता है, तंबाकू की रूट्स जो होती है उनको इन्फेक्ट करता है और तंबाकू की रूट्स को इन्फेक्ट करके क्या कर देता है, वो उसकी यील्ड में बहुत ज़्यादा कमी ले आता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब अलग अलग पेस्ट से जो है, अगर हमें पेस्ट एक तरीके से पैरासाइट मान लो, ठीक है, अलग अलग पैरासाइट से जो हमारी प्लांट के अंदर कमियां आ रही है या फिर ऐसे मान लो कि उनकी उपज में जो कमी आ रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट की गई और स्ट्रेटजी का नाम था RNA इंटरफेरेंस। अब देखो RNA इंटरफेरेंस क्या होता है, कॉपी पे देखना। हमारे जो है अगर सेंट्रल डॉगमा हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रल डॉगमा जो है वो स्पेशली 6th चैप्टर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल डॉगमा कहता क्या है, एक बार देखो उस चीज़ को। DNA जो होता है उससे RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। DNA से RNA बनने को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन बनने को कहेंगे ट्रांसलेशन। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी RNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये RNA से जो प्रोटीन बन रहा है यही किसके लिए मतलब एप्लीकेबल है कि मतलब आप लोगों के अंदर जो जीन मौजूद है वो अगर अपना कोई भी एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, अगर हार्मफुल जीन जा रहा है और अगर आपको वो चीज़ हार्म हो रही है, इसका मतलब है कि उसने DNA के अंदर RNA बना लिया है और RNA से प्रोटीन बना लिया है। प्रोटीन ही क्या करेंगे, आप लोगों का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो उसको शो करते हैं। अगर किसी भी तरीके से इस प्रोसेस को रोक दिया जाए, मतलब
ट्रांसलेशन की प्रोसेस को अगर हम लोग रोक देते हैं तो क्या होगा, उस इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का उस पेस्ट का जो है वो असर आपकी प्लांट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अगर आरएनए से प्रोटीन बनने को हम रोक देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जीन एक्सप्रेशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है, मतलब जीन जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा और क्या होगा, अपने आप ही उस पेस्ट का हमारी प्लांट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो देखो हम लोगों ने इस बेस के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर जो है एक नया प्रोसेस डेवलप किया था, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है एक सेलुलर डिफेंस के रूप में। ठीक है, ये मेथड जो होता है इसके अंदर स्पेसिफिक एमआरएनए जो होता है, मतलब हमारा जो आरएनए है उसकी स्लाइसिंग को रोक दिया जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बाइंड करके। ठीक है, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इससे बाइंड हो जाएगा तो अपने आप क्या होगा, एमआरएनए के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है वो रुक जाएगा। अब देखना ये चीज़ क्या बताई मैंने अभी, जैसे ये देखो, ये है आपका एमआरएनए। ठीक है, अगर इस एमआरएनए के अंदर हम किसी भी तरीके का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला देते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड को मिला दिया तो ट्रिपल स्ट्रैंडेड बन जाता है, जो कि चीज़ पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से क्या होता है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो अपने आप ही रुक जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को आप क्या कहोगे, आरएनए स्लाइसिंग कहोगे। ठीक है, एमआरएनए स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आपने जो है वो उसकी प्रोसेसिंग को, उसकी ट्रांसलेशन की प्रोसेसिंग को रोक दिया है एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से। ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए लिखा हुआ है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमें कहाँ से मिलता है, किसी भी तरीके के वायरस में जिसके अंदर आरएनए का जीनोम पाया जाता है, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसे कि ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। ठीक है, उससे भी जो है हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, किसी भी आरएनए की इंटरमीडिएट कंडीशन में रेप्लिकेट हो जाते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को पूछी जा सकती है कि ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को बस एक सिंपल इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन है दैट ट्रांसपोजोन्स आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, बस ये सिंगल लाइन जो है वो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है। इस तरीके से जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो है वो बनाए जाते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में भी आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये 5th या 6th लाइन से जो है वो इसका आंसर वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मेथड पाया जाता है सेलुलर डिफेंस का, जिसे आरएनए इंटरफेरेंस कहा जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर मेन प्रोसेस क्या है कि एक आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए रोक दिया जाता है, लगा दिया जाता है या बाइंड कर दिया जाता है किसी भी वायरस वगैरह से लेकर या फिर किसी वेक्टर से लेकर, और इससे होता क्या है, वो आरएनए एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। अगर ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही नहीं रहेगी तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। अभी आप लोगों के लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है इसका एग्जाम्पल कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का एक बेस एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज़ करके। अब ये चीज़ याद रखना, अगर एनिमल्स के अंदर अगर हमें इस चीज़ की तरह की कोई चीज़ डेवलप करवाई जाती है, आरएनए इंटरफेरेंस या फिर इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो हम लोग रेट्रो वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। और अगर प्लांट्स की तरह प्लांट्स के ऊपर और अगर प्लांट्स के बारे में अगर बात की जाती है तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स के अंदर क्या किया जाता है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो हैं उन्हें होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ठीक है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स यानी जो जीन्स जो है वो नेमाटोड को इन्फेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अगर इस तरीके का डीएनए अगर हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो वो 2 तरीके के आरएनए बनाता है, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए। ये दोनों के दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो क्या बना लेते हैं, दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। और अगर ये चीज़ हमेशा याद रखना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब भी मिलता है,
ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी पेस्ट रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उस पेस्ट से जो आरएनए मिल रहा है उसके ऊपर बाइंड अप हो जाएगा। देखो एक बार कॉपी में देखना, जैसे नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है वो एग्रोबैक्टीरियम की मदद से उस होस्ट प्लांट के अंदर डाल दिए गए हैं, ठीक है। वो जीन्स जो है वो सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाता है, और ये सेंस और एंटीसेंस आरएनए मिलके दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हैं, ठीक है। जब भी किसी नेमाटोड का आरएनए इसके अंदर वापस से जाएगा, ठीक है, मतलब डीएनए पहले पहुंचा, डीएनए से आरएनए बना, जब भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो फटाफट से क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो इसके अंदर बाइंड हो जाएगा। जब वो इससे बाइंड हो जाएगा तो आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और एमआरएनए स्लाइसिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी मदद से क्या होगा, उसकी मदद से जो है ये पूरा का पूरा जो है आरएनए वो एग्जिस्टेंस में ख़त्म हो जाएगा और प्रोटीन का प्रोसेस रुक जाएगा, और इसकी मदद से क्या होगा, उस पेस्ट का जो है उस प्लांट के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन ही अगर फॉर्म नहीं होगा तो जीन भी एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, बीटी टॉक्सिन और ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट किस तरीके से वर्क करता है, स्पेशली आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ें मस्ट है। और आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में।